गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कूलॉम्स लॉ जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसकी बात करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमने यहाँ पे एक 2 डायमेंशन प्लेन क्रिएट करा। ये आपके पास एक्स एक्सेस और ये आपके पास y एक्सेस और ये आपके पास ओरिजिन। क्लियर। इस प्लेन में हमने 2 चार्जेस लिए। एक चार्जेस आपका q1, दूसरा चार्ज है आपके पास q2। दोनों आपके पास लाइक चार्ज लिए हमने पॉजिटिव। तो दोनों आपके पास रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इस q1 चार्ज को अगर हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये आपके जो लाइन मिलेगी इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए अगर हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा ओ ए, सपोज ये आपके पास पॉइंट ओ है तो ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सपोज आपके पास r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ q1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिमिलरली सपोज b पॉइंट पे आपके पास चार्ज q2 है तो इसको भी अगर हम ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा r2। क्लियर। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। तो q1 चार्ज q2 के कारण रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली q2 भी q1 के कारण रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो q1 q2 के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन आपके आउटसाइड को होगी। इसकी वैल्यू है F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन चार्ज यानी q1 चार्ज ड्यू टू q2 चार्ज। क्लियर। सिमिलरली q2 भी आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F21 वेक्टर। क्लियर। अब अगर हम B से A के अलोंग अगर हम B को अगर A से मिलाते हैं तो ये आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सपोज B से A की ओर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है आपके पास R21 वेक्टर। क्लियर। और अगर आप A से B को मिलाते हैं तो इसके अलोंग जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा R12 वेक्टर। क्लियर। ये हो गया आपके पास। अब अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपके पास A से B के अलोंग R12 या B से A के अलोंग R21 वेक्टर, इन दोनों का अगर आप फाइंड आउट करें तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था वेक्टर का एडिशन मेथड था ट्रायंगुलर मेथड। तो ट्रायंगुलर मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और ये दूसरा वेक्टर आपके पास वेक्टर B, तो इन दोनों वेक्टर AB का जो रिजल्टेंट होगा उसको अगर हम इन दोनों से यहां से अगर मिला दें तो ये सपोज आपका रिजल्टेंट वेक्टर R है तो ये इक्वल होता था वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहां पे यूज करेंगे। तो अब इसमें आपके पास दो हैं, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तब और जब आपका एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं उस केस में आपके पास R1 वेक्टर एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हो जाएगा R12 वेक्टर और जो OB वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाएगा। यानी जो OB वेक्टर है वो यहाँ पे वेक्टर R का काम करेगा यानी ये वाला वेक्टर। क्लियर। तो अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो R1 वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर A से B के अलोंग R12 वेक्टर, ये इक्वल होगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा OB यानी R2 वेक्टर। क्लियर। तो इस R1 को इस तरफ ले आएंगे तो R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर। ये आपके पास आ गया A से B के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर। तो अगर आप इसका मॉड करेंगे तो R12 इक्वल टू यहां से वेक्टर हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हो गया। सिमिलरली इसी में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तब आपका R2 और R21 इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आपके पास R1। क्लियर। तो आपके पास R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर ये इक्वल होगा आपके पास R1 वेक्टर के। क्लियर। तो यहां से अगर हम R21 को निकालें R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर
माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? अब इसका अगर हम मॉड करते हैं तो R21 वेक्टर का मॉड यानी R21 इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। क्लियर? तो ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर है ए से बी या बी से ए, वो आपके पास दोनों फाइंड आउट होते हैं। क्लियर? अब हम ये Q1 और Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यूज कितनी होगी? तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 Q2 के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इसकी वैल्यू है F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। क्लियर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 ओवर आपका ये फोर्स की डायरेक्शन है B से A, तो B से A के अलोंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R21 वेक्टर, तो इसका स्क्वायर यानी R21 वेक्टर का स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी है आपके पास क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इस तरफ अगर वेक्टर है लेफ्ट हैंड साइड तो आगे साइड भी आपका वेक्टर होना चाहिए। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आपके पास वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उस क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो B से A का अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21, तो इसी के ऊपर अगर हम कैप लगा दे R21 कैप, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर, और R21 कैप को अगर आप ब्रैक करें तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास R21 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R21 यानी R21। क्लियर? तो अगर आपके पास सपोज A कैप कोई यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हमने क्लास 11th पढ़ा है, इसकी वैल्यू होती है वेक्टर A ओवर A, यानी उसका वेक्टर फॉर्म अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब ये है R21 वेक्टर स्क्वायर और R21, ये हो जाएगा आपके पास R21 का क्यूब, तो इसको हम होल क्यूब लिख रहे हैं, तो ये आपके पास होल क्यूब ये आ जाएगा क्यूब। क्लियर? अब R21 की वैल्यू आपके पास ये है R21, तो इसकी वैल्यू है आपके पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब है, तो क्यूब इनटू R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर की वैल्यू आपके पास यही है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? तो ये आपके पास Q1 Q2 के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये उसके पास आपके पास वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R1 वेक्टर माइनस R2। क्लियर? तो सिमिलरली जो Q2 चार्ज है वो भी Q1 के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वैल्यू है F21 वेक्टर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 ओवर दोनों का सेपरेशन। अब F21 के अलावा आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R12 वेक्टर, तो R12 अब क्योंकि स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर, अब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये आ जाएगा यानी R12 कैप। क्लियर? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर। अब इसको अगेन ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R12 वेक्टर ओवर R12। क्लियर? R12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास क्यूब। क्लियर? सिमिलरली अब इसकी वैल्यू पुट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, अब R12 क्यूब, तो R12 की वैल्यू ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड, तो मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। क्लियर? और R12 वेक्टर की वैल्यू ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? तो ये आपके पास F21 वेक्टर की क्या हो गई वैल्यू, यानी फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज।
क्लियर? तो ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में हो गया, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके पास। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म में आपके पास इंपॉर्टेंस है, अगर हम बात करते हैं आपके पास R21 वेक्टर और R12 वेक्टर, तो अगर आप देखें तो R21 वेक्टर की वैल्यू है आपके पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आपके पास R21 वेक्टर की वैल्यू है। अगर आप यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो माइनस R2 माइनस R1, इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं R12 वेक्टर। इसका मीनिंग हुआ कि R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर, यानी ये दोनों वेक्टर क्या हैं आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब अगर हम इसका यूज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो दोनों, अगर हम फोर्स को देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, Q1 Q2 भी कॉमन है। ये है R1 माइनस R2, चाहे ऊपर वाला टर्म से देखें चाहे आपके पास नीचे वाला टर्म से देखें, जबकि ये R2 माइनस R1। इसका मीनिंग हुआ कि अगर आप जो 1 है उसकी जगह 2 करते हैं, 2 की जगह 1 करते हैं, तो आपके पास जो F12 वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा F21 वेक्टर के, लेकिन माइनस साइन। तो इसका मीनिंग हुआ कि कूलम्ब्स लॉ में ये जो दोनों चार्ज है Q1 Q2 हैं, ये एक दूसरे में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। यानी Q1 Q2 के कारण जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F12, तो Q2 भी Q1 के कारण उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F21, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो ये आपके पास अगर हम देखें तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, तो इनके अकॉर्डिंग A B पर जितना फोर्स लगाएगा B भी A पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसका मीनिंग हुआ कि कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी कूलम्ब्स लॉ यानी ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी आपके पास जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, यानी उसको फॉलो करता है। क्लियर हो गया? तो ये तो इसका कूलम्ब्स लॉ का जो है ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सेकंड अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो दोनों फोर्स हैं F12 और F21, ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है AB, इसके अलोंग है, ठीक है। और अगर कोई भी दो बॉडीज पर जो अप्लाई फोर्स है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अगर अलोंग है, यानी दोनों फोर्स दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी कूलम्ब्स लॉ में F12 और F21 ये दोनों फोर्स क्या है आपका, सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। इसलिए आपके पास जो F12 और F21 है ये दोनों सेंट्रल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो लिमिटेशन है, तो कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट लिमिटेशन है कि दोनों चार्ज आपके पास रेस्ट में होना चाहिए। यानी ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास चार्ज किस में हो, रेस्ट में। अब रेस्ट में चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि अगर दोनों चार्ज मूविंग होंगे तो दोनों चार्ज का जो सेपरेशन डिस्टेंस है यानी R, तो ये R अगर चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगा आपके पास, हर बार डिफरेंट होगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही क्या है आपके पास एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? दूसरा, कूलम्ब्स लॉ में जो दोनों चार्ज हैं ये आपके पास पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट साइज चार्ज। अब पॉइंट साइज चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, पॉइंट चार्ज का मीनिंग हुआ कि जो चार्ज का जो साइज है
वो साइज उन दोनों का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उससे आपके पास स्मॉल होना चाहिए। यानी अगर ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो दोनों चार्ज का जो साइज है वो साइज इन दोनों चार्ज का जो सेपरेशन डिस्टेंस है इससे स्मॉल होना चाहिए। तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं आपके पास पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में आपके पास सेपरेशन क्या होना चाहिए, यानी दोनों का सेपरेशन लार्ज होना चाहिए दोनों के साइज से। तीसरा आपके पास है कि जो दोनों चार्ज का जो सेपरेशन है वो आपके पास न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर, इससे आपके पास कम नहीं होना चाहिए। यानी दोनों चार्ज का सेपरेशन इतनी डिस्टेंस तक मिनिमम होना चाहिए, इससे लार्ज हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों चार्ज का सेपरेशन जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से अगर कम हो गया, उस केस में जो न्यूक्लियस में फोर्स लगता है यानी न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियर फोर्स कूलॉम्स लॉ से ऊपर हो जाएगा। यानी आपका जो कूलॉम्स लॉ है उस केस में प्रॉपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस से कम हो गई तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोनों चार्जेस का सेपरेशन डिस्टेंस जो न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15 मीटर, इससे आपके पास क्या होना चाहिए, इक्वल या से लार्ज होनी चाहिए, इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास कूलॉम्स लॉ का आपके पास थर्ड क्या है, लिमिटेशन।